हेलो बच्चों, मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आज से मैं आपको क्लास 12th की हिंदी आरओ का पार्ट 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको भी हिंदी समझने में दिक्कत है, कवि परिचय समझ नहीं आ रहा है या आपके टीचर आपको सही से नहीं समझा रहे हैं, तो यहाँ आप एकदम ठीक जगह पे आए हैं। आज मैं आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड सही से समझाऊंगा और जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो आप सभी को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है बच्चों कि बोर्ड ये पूछ ले कि हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। दूसरा, प्रमुख रचनाएं। मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नई पुराने झरोके और टूटी फूटी घड़ियां। यह काव्य संग्रह है। तो ये बच्चों आपको जितनी भी रचनाएं हैं पूरी याद होनी चाहिए। बोर्ड कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, जैसे यह पूछ ले कि कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाओं में काव्य संग्रह का उल्लेख कीजिए, या काव्य संग्रह पूछ ले तो आपको आने चाहिए। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश में डेट्स दी गई है, तो इसमें देखिए 1935, 38 और 38। तो बच्चों बोर्ड ये भी पूछ सकता है कि 1935 में कौन सा कहा काव्य संग्रह लिखा गया, तो आपको भी ऐसे याद रखना। लेकिन अगर मूल रूप से देखा जाए तो बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है कि याद कैसे करें 1935 है या 38 है। तो मैं आपको बताता हूँ कि बाला लव्स कलश। तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं कि बाला कलश से प्रेम करती है, तो मधुबाला और मधुकलश 1938 में रह जाएंगे और मधुशाला 1935 में। सेकंड हम देखेंगे कि उन्होंने लिखी अपनी आत्मकथा। आत्मकथा को उन्होंने 4 भाग में लिखा है। तो यह भी एक बोर्ड का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी कविताओं के अंदर अपनी आत्मकथा को कितने भाग में लिखा है। और सॉरी बच्चों, कुछ दिक्कत आ गई थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हरिवंश राय बच्चन, बोर्ड ऐसे पूछ सकता है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी है। तो आप देखेंगे, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10,000 से सोपान तक। आत्मकथा के 4 खंड है, तो बोर्ड ये पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने खंड है। आगे देखिए, हेमलेट, जनगीता और मैकबेथ अनुवाद और प्रवासी की डायरी। तो बच्चों ये रचनाएं आपको पूरी एकदम रटी हुई होनी चाहिए, रटना पड़ेगा तभी बोर्ड में नंबर आएंगे। उनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। मतलब उनका पूरा वाङ्मय, मतलब उन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है वो बच्चन ग्रंथावली को ऐसे 10 खंडों में बांटा गया है, उसके अंदर प्रकाशित है। उनका निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। पूर्व चलने के बटू हुई बाट की पहचान कर ले, इससे हमें कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक। अब ये देखिए, विश्वविद्यालय मतलब होता है यूनिवर्सिटी और प्राध्यापक मतलब होता है प्रोफेसर। तो किताब ऐसे कहना चाह रही है कि 1942 से 52 तक वह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे। आकाशवाणी, कि जैसा को आपको पता है कि आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो को कहते हैं और ये 1936 में स्थापित की गई थी। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, मतलब आकाशवाणी के अंदर जो साहित्यिक कार्यक्रम होते थे उनसे संबंध रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे, मतलब उन्होंने फॉरेन सर्विस भी दी है और खासकर किस भाषा में दी है, हिंदी के अंदर दी है। दोनों महायुद्धों के बीच, मतलब जैसे आपको बताया कि दोनों युद्ध कौन से, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड, इनके अंदर जो मध्य वर्ग था, मतलब मिडिल क्लास के विशुद्ध एवं विकल मन को, विशुद्ध मतलब जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, एक चीज़ पर ध्यान न कर पाए, विकल दुखी मन को बच्चन ने वाणी का वरदान प्राप्त किया। मतलब देखो, जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था और वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था, तो जो मोनार्क थे उनको ज़्यादा फायदा था, उनको कंट्रीज मिल रही थी। लेकिन जो मिडिल क्लास थे उनको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी बहुत बुरी हो रखी थी, कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा था। तो इसी को बच्चन साहब ने अपनी कविताओं के अंदर भी बताया है कि युद्ध ने कैसे मिडिल क्लास को प्रभावित किया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता। अब आपको पता है कि छायावाद क्या है। हिंदी की एक शैली है जिसके अंदर कवि कविता लिखते हैं। उन्होंने छायावाद की विशेषता क्या है कि अगर आपको किसी की बुराई लिखनी है, किसी भी मतलब कोई आलोचना लिखनी है या किसी की सत्य लिखना है, तो आप किसी एक व्यक्ति पर इशारा नहीं करते, बल्कि किसी का एग्जाम्पल लेके उसको समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता, लाक्षणिक मतलब सिम्टोमेटिक, लाक्षणिक मतलब होता है सिम्टोमेटिक मतलब सिम्टम्स, वक्रता मतलब टेढ़ापन। मतलब छायावाद में नॉर्मली टेढ़ी भाषा ज़्यादा होती है, जो बच्चों को समझने में दिक्कत होती है, पढ़ने वाले को दिक्कत होती है।
लेकिन बच्चन साहब ने लाक्षणिक वक्रता मतलब उस डिफिकल्ट लैंग्वेज को छोड़कर सीधी सादी जीवन भाषा और संवेदनशील मतलब सेंसिटिव गैर शैली में अपनी बात कही। व्यक्ति ऐसे हो सकता है कि उन्होंने कौन सी भाषा में अपनी बात कही, तो गैर शैली में क्वेश्चन बनेगा। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन की यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। तो बच्चों जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ का विशेषता दी गई है किसकी, बच्चन साहब की कविता की यहाँ विशेषता है व्यक्तिगत घटनाओं में घटी। ये वाली जो चीज़ है ये आपको याद रखनी है कि यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई है। ठीक है, ये वाली चीज़ ये आपको याद रखनी है, क्योंकि बोर्ड पूछ सकता है कि बच्चन साहब की कविता के मेन विशेषता क्या थी। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन, हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं विशेषकर मधुशाला। अब क्या कहते हैं मध्ययुगीन मतलब मिडाइवल, मिडाइवल पीरियड था, सेना वाला पीरियड, युद्धों वाला पीरियड हो। फारसी के कवि उमर खयाम का मस्तानापन मतलब एक फारसी के कवि है उमर खयाम का मस्तानापन, हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं में विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार बताया। इसलिए हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारे बच्चन साहब थे वो उमर खयाम नाम के एक फारसी कवि से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। यहाँ नाम आया है मधुशाला और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ रहा मधुशाला। तो हो सकता है कि हरि उमर खयाम की उमर खयाम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की किस प्रारंभिक कविताएं में अद्भुत विस्तार पाता है। तो यहाँ पर देखिए मधुशाला, और ये भी याद रखिए मधुशाला 1935, मधुबाला और मधुकलश 1938। हाँ, अब आगे बढ़िए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जा रहा है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला, कल्पना साकी। अब साकी क्या होती है, अगर आप शराब पी रहे हो और आपको कोई साथ बैठ के शराब पिला रहा है, तो जो आपका पार्टनर है जो आपको शराब पिला रहा है उसको हम साकी कहते हैं। तो कल्पना साकी और कविता वह प्याला है, मतलब प्याला मतलब कटोरी, जिसमें डालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट, ऐसा क्यों गया है, क्योंकि देखिए जब कोई भी कवि अपनी कविता लिखता है तो अपने जीवन के एक्सपीरियंस को उसके अंदर लिखता है, उसके जीवन में क्या घटा है। और जैसे कि हम आपने सुना होगा कि समझदार लोग कहते हैं कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, उसी हिसाब से हमें कविता को ध्यान से पढ़ना चाहिए, हमें उससे जीवन को बदलने वाली कुछ सीख मिल सकती है। इसलिए क्या गया है कि एक कविता किसी एक व्यक्ति के जीवन के बराबर है, पूरी तन्मयता से जीवन का गुण भरे, पूरी खुले मन से अच्छे विचार से आत्मा लगाकर उस कविता को पढ़े, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें। अब यहाँ क्या जीवन के अंदर कहा गया है कि कड़वा और खट्टा मतलब आपके अप्स एंड डाउन है उसको भी है ना सही रूप से स्वीकार करें, प्रेशर में आके कोई चीज़ गलत ना करें जिससे आपको घर वालों को नुकसान हो। एक सूफियानी सी बेख्याली मतलब एक ईश्वरीय ऐश्वर्य मस्तानापन आपके अंदर छा जाएगा, किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी ऐसी। एक के बहाने सारी दुनिया से इसको हो जाएगा, जैसे हम देखते हैं कि एक आदमी दूसरे के लिए पीछे पड़ा है, टांग खींचते हैं, ये बहुत बुरी आदत है। ये भी हमको समाज में देखने को मिलता है कि कोई एक आदमी एक भाई आगे बढ़ रहा है तो दूसरे उसकी टांग खींचता है, ये भी बहुत गलत चीज़ है। तो आप देखिए यहाँ पर एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा, मतलब हमें सबसे इश्क हो जाएगा। अगर हम किसी एक जीवन को सही से उठकर पढ़ें और उसके सारांश को देखने की कोशिश करें तो हमें बहुत अच्छी तरीके से जीवन का अर्थ समझ आ जाएगा और तेरा मेरा के समझ झगड़े काफुर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हलावती दर्शन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि बच्चन का हलावती दर्शन किसे कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ से जीवन एक तरह का मधुकलश है और दुनिया मधुशाला साकी प्याला, और यहाँ से लेकर ये पूरा, ठीक है, और इसके नीचे बाद में नीचे कहाँ तक, नीचे यहाँ तक, ये पूरा बच्चन का हालावती दर्शन कहते हैं। तो बोर्ड पूछ सकता है कि बच्चन के हालावती दर्शन को स्पष्ट कीजिए या बच्चन का हालावती दर्शन से क्या आशय है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री बोर्ड में भी कई बार पूछा जा चुका है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। अब क्या कह रहे हैं कि उन्होंने युगबोध कविता, युगबोध दो शब्द से बना है, युग प्लस बोध। युग मतलब क्या होता है, मतलब टाइम को नापने की एक क्वांटिटी है, और बोध मतलब समझाने वाली, मतलब किसी भी युग को समझाने वाली जो उनकी कविताएं थी जो उन्होंने अपने आखिरी समय में लिखी थी वो अभी तक लोगों का कम ही समझ आ पाई है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। अब देखिए अभी देखते हैं कि जो बच्चन साहब थे उन्होंने कहानी लिखी, नाटक लिखे, डायरी लिखी और बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मकथा थी ना उसको सबसे ज़्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया है,
पॉपुलर बना है। क्यों? क्योंकि वो देखिए, क्योंकि जो भी घटनाएँ उनके जीवन में घटी, ईमानदार आत्म-स्वीकृति है। मतलब जो भी उनके जीवन में घटी, उन्होंने एक आदमी की तरह ईमानदारी से उस चीज़ को स्वीकारा कि हाँ, मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, और प्रांजल चली, मतलब ऐसी शैली जिसमें जो ऐसा लगे कि ज़िंदा हो गई है। ऐसा हमको लगता है कि ये सब हमारी आँखों के सामने चल रहा है। यहाँ उनकी कविता आत्म-परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। जैसे आप देखते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हम उस सामने वाले के बारे में सारा चीज़ जान जाएँ, या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लोगों को मतलब ये बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि हर चीज़ उनको पता हो। लेकिन जैसे हमारे देखो, एनसीईआरटी में कहा गया, अपने को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। मतलब अगर आप खुद को जान लें, खुद को पहचानें, खुद मेहनत करें, बोर्ड्स में अच्छे नंबर लाएँ, दूसरे को छोड़े वो कितने ला रहा है, तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। अगर आप यही सोचते रहोगे कि वो इतने नंबर ला रहा है, इतने नंबर ला रहा है, और आप कुछ नहीं ला, बस बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खुद को जानो, खुद के ऊपर एफर्ट्स करो, अच्छे नंबर लाओ। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा-मीठा होता है। मतलब समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा-मीठा, मतलब कि कोई खट्टा-मीठा, मतलब कोई आदमी ऐसा होगा हमारे घर परिवार में जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो आता है तो हमारे एकदम चेहरे पे खुशी हो जाती है। लेकिन कोई खट्टा, मतलब जिसने बहुत ताने मारे हो, लेकिन फिर भी हमको उससे प्रेम है, ऐसे मस्ती मज़ाक में चलती रहती है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। ऐसे जैसे साधु बैठे हैं, वो एकदम दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो एक साधारण मनुष्य होता है, उसको जीवन के लिए सभी लोगों की आवश्यकता होती है। वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एकता में शक्ति होती है, जैसा कि मुझको पता है। और आप जैसे-जैसे जीवन में आगे बढ़ोगे, आपको ये बात पता भी चलेगी। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा-मीठा होता है। जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण जैसे देखिए कि आपके घर पर भी ऐसे होंगे, जैसे आपने कोई काम किया, फिर आपको उसमें सफलता नहीं मिली, तो आपको ताने मारे जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि नीट के बच्चे हैं, जेईई के बच्चे हैं, वो 1-2 साल लगा के मेहनत करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो उनके घरवाले उनको ताना मारते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं। जैसे शासन-प्रशासन, जैसे आपका स्कूल है, आपके ऊपर रूल लगा रखे हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता, कष्ट लगता है कि हमें इतने रूल क्यों लगा रखे हैं, लेकिन वो आपके भले के लिए है। लेकिन समाज का नाता, अ, दुनिया चाहे अपने व्यंग्य बाण से, शासन-प्रशासन चाहे कितना ही कष्ट दे, कितना भी कष्ट दे दे, लेकिन आप पूरी तरह से कट के आप गुस्सा हो जाओगे, कह दोगे मैं बात नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, लेकिन आप पूरी तरह उनसे कट नहीं सकते हो। क्योंकि अब क्यों नहीं कट सकते, कारण क्या है? उसकी अपनी अस्मिता, मतलब आपका अपना अस्तित्व, हमारा अस्तित्व जो रूठ रहा है आदमी, उसका अस्तित्व, अपनी पहचान का उत्स मतलब क्या होता है? सोर्स, किसी चीज़ का सोर्स उसे कहते हैं उत्स। मतलब हमारी पहचान का सोर्स, उसका परिवेश, मतलब आस-पास की दुनिया ही उसकी दुनिया है। मतलब उसके आस-पास का क्या वातावरण है, उसका सोर्स क्या है, खुद का अपने माँ-बाप के नाम से पहचाने जा रहे हो, अपने कामों के बारे पहचाने जा रहे हो, या उसकी खुद का अस्तित्व, ये सब चीज़ें, यही उसकी दुनिया होती है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक, जैसे हम किसी को अपना परिचय दे रहे हैं, तो हम ये नहीं बताएँगे हम कितने अच्छे हैं, हम क्या-क्या कर रहे हैं, पॉज़िटिव चीज़ नहीं बताते, लेकिन वो बताते जैसे कि द्विधात्मक मतलब दुविधा से भरे हुए, और द्वंद्वात्मक मतलब ल कलह से भरे हुए, लड़ाई से भरे हुए, या ऐसी लड़ाई चल रही है वो, ऐसे संबंध हम दुनिया को बताते हैं। पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि, अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि जो बच्चन साहब ने कविता लिखी आने वाली आत्म-परिचय, उसका मेन सारांश क्या है, वो देखो ये कहना चाह रहे हैं। यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का, प्रीति मतलब कभी प्रेम है तो कभी कलह है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य, विरुद्ध मतलब जैसे आपने कोई भी अपनी बात मन में बात सोची, लेकिन तुरंत आपके मन के अंदर एक उसका उल्टा विचार आ जाता है, उसका अपोजिट। ऐसे ही जीवन के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनके अंदर हमको ऐसे लगता है कि हम खुश हैं, लेकिन तभी एकदम से दुःख आ जाता है। उसी प्रकार से मतलब विरोधों का सामंजस्य मतलब अपोजिट चीज़ों का एडिशन है। उन्मादों में अवसाद, उन्माद मतलब खुशियों में, अवसाद मतलब दुःख, मतलब खुशियों में दुःख। रोदन में राग, अगर आप कोई आदमी रो रहा है, रोदन मतलब रोना, में राग मतलब गाना सुनाई देना, रोने में भी लोगों को गाना सुनाई देता है। शीतल वाणी में आग, शीतल वाणी में आग, ये देखो पीछे क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इससे क्या मतलब है, तो आगे जैसे-जैसे हम कविता पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसका क्या मतलब है। शीतल वाणी में आग मतलब कि वो कुछ बातें आप बोल रहे हो, वो आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको मतलब लोगों को सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन उसके पीछे जो दर्द होता है ना, वो कोई नहीं समझ पाता। विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते ही साधते वो बेखुदी व मस्ती व दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई। क्योंकि जैसे-जैसे आपको चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है ना कि कुछ भी टेम्परेरी नहीं है, कभी भी सुख-दुःख आते रहते हैं, रोदन में भी राग सुनाई दे। अगर आप पॉजिटिव चीज़ को देखो, और हमेशा अगर आप जो चीज़ देख रहे हो उसका एक पॉजिटिव विज़न रखो, तो आपको है ना दुनिया बहुत अच्छी लगेगी, आपको एकदम जीवन सरल हो जाएगा आपका। अब देखो एक लाइन आई है, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार तो नहीं। दुनिया में हूँ, लेकिन दुनिया का तलबगार नहीं। तलबगार क्या होता है? डिमांड रिलीज़। अब वो कैसे है, जैसे हर ऐसा आदमी जो हर वक़्त कोई डिमांड करता हो, जैसे-जैसे बच्चन साहब कह रहे हैं कि मैं दुनिया में तो रहता हूँ, लेकिन दुनिया से मेरी कोई डिमांड नहीं है। बाज़ार से गुज़र रहा हूँ, लेकिन बाज़ार से तो गुज़रना, इस बाज़ार से हम क्यों गुज़रते हैं? कोई सामान खरीदने के लिए।
तो बच्चन साहब ऐसे कह रहे हैं कि मैं बाजार से तो गुजरा हूँ लेकिन खरीदार नहीं हूँ, मतलब मैं किसी भी ऐसी कार्य में इन्वॉल्व नहीं हूँ जो संसार करता है, या मुझे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस देख रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसा कुछ कहने का ठस्सा, ठस्सा मतलब एक बहुत ही तेज भावना, यह ठस्सा ही छायावाद उत्तर। यह ठस्सा मतलब ये तेज भावना, छायावाद प्लस उत्तर। छायावाद मतलब जैसे मैंने बताया कि एक युग था, और उत्तर मतलब बाद, मतलब पोस्ट छायावाद गीति काव्य का प्रमाण है। मतलब ये जो उनकी तेज भावना है ना, ये जो छायावाद के बाद वाला टाइम है ना, उसकी गीत लिखने का, कविता लिखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है जो एक कवि में होना चाहिए। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया, किसी असंभव आदर्श यूटोपिया। अब यूटोपिया मतलब कैसा क्या होता है कि आदर्श, अगर हम सोसाइटी की बात करें, यूटोपियन सोसाइटी मतलब जहाँ हर चीज़ अच्छे हो, कोई भी गरीब नहीं हो, सबको सब प्रकार की सब सुविधा हो, इस हिसाब से मतलब ऐसी काल्पनिक सोसाइटी एकदम, जहाँ पर कोई दुख दर्द वगैरह कुछ नहीं हो, बस सब लोग आराम से रहें, ऐसी दुनिया हमको पता है कि एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनिया ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चन साहब हैं वो खुद अपनी एक अलग दुनिया में रहते हैं, उनको असल रियलिस्टिक दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है। प्रीति कला का यही वितान, वितान मतलब विस्तार, प्रीति कला का यह विस्तार और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यत्मकता से लखा लोट रखता है। मतलब क्या है कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बच्चों को समझ नहीं आती। प्रीति कला मतलब प्रेम और कला का यह विस्तार और विरोधाभास मतलब विरोधाभास के जो हृदय में आ रहे हैं, और यही जीवन लंबा होता है, इसके अंदर किसी के साथ प्रेम होता है तो किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है, तो ये मतलब वितान, विस्तृत मन, यह विग्रह मतलब अलग करने वाला, इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ। अब देखो, दूर टिमटिमाता तारा किसे कहा है? जीवन को कहा है। जीवन की अबूझ, जीवन की अबूझ मतलब ऐसी रहस्यात्मकता जिसको हम बुझा नहीं सकते, जैसी आग अबूझ है, जैसे हम उसको बुझा नहीं सकते, ऐसे है जीवन है ना, रहस्य से भरा है, इसको हम कभी भी है ना उजागर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगले वीडियो के अंदर हम अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हम आत्म परिचय कविता का कविता पढ़ना शुरू करेंगे। और कोई भी अगर आपको डाउट हो, कोई भी अगर आपको अलग चैप्टर पढ़ना हो इंग्लिश के अंदर, साइंस के अंदर, फिजिक्स के अंदर, तो आप हमें निसंकोच कमेंट्स के अंदर कह सकते हैं और आपको पढ़ा दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग।